ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करने वाले हैं चर्चा। महाकुंभ और उसके आसपास जमा भीड़ और जाम के बीच कल माघी पूर्णिमा का स्नान है। इस स्नान से पहले मैंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस इंटरव्यू के बाद कैसे योगी वर्सेस अखिलेश कुंभ युद्ध शुरू हो गया है, इस पर होगी हमारी कवर स्टोरी। महाकुंभ की लड़ाई कैसे एंटी हिंदू पर आई, लोकसभा के इस कुंभ कांड की खबर वीडियो के साथ आपके लिए होगी। दिल्ली के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर कैसा खतरा है, क्या अरविंद केजरीवाल का आखिरी किला महाराष्ट्र एमपी की राह पर जा रहा है, पूरा विश्लेषण करेंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे महाकुंभ में आस्था का उन्माद। तो सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच कुंभ युद्ध की करने वाले हैं। हमने इस विश्लेषण से जुड़ा एक पोस्टर भी तैयार किया है जिसका शीर्षक है योगी अखिलेश का कुंभ युद्ध। ये एक तरह का जुबानी युद्ध ही है, जहां हर दिन महाकुंभ को लेकर योगी और अखिलेश के बीच नया रण छिड़ रहा है। यूपी के सियासी गलियारों में महाकुंभ का मुद्दा सबसे टॉप पर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि सारी राजनीति संगम नगरी में चल रहे इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के इर्द गिर्द ही सिमटी नजर आ रही। कल माघी पूर्णिमा है, ऐसे में दोनों दल महाकुंभ पर एक दूसरे की पोल खोल पॉलिटिक्स करने में जुटे हुए हैं। योगी अखिलेश के बीच चल रहे इस कुंभ युद्ध के कुछ कीवर्ड्स हमने निकाले हैं। ये कीवर्ड्स ही दोनों नेताओं के बीच जारी वार पलटवार के केंद्र में है, जैसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट, भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालुओं की संख्या, महाकुंभ का बजट, सुविधाओं की कमी, सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार, ड्रोन, डिजिटल महाकुंभ। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये राजनीति सिर्फ महाकुंभ के आयोजन तक सीमित है, या फिर महाकुंभ के बहाने पॉलिटिकल पिच तैयार करके 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बैटिंग की जा रही? इस विश्लेषण में आगे यूपी के सियासी सस्पेंस से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। लेकिन पहले बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस इंटरव्यू की करेंगे जिसमें मैंने खुद उनके साथ महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर लंबी बातचीत की। वो जिस तरह से लगातार महाकुंभ में बद इंतजामी को मुद्दा बनाकर योगी सरकार को घेर रहे हैं, उससे जुड़े कई सवाल मैंने अखिलेश यादव से पूछे। और इस इंटरव्यू के बाद ही अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच एक नए सियासी संग्राम की शुरुआत हो गई है। मेरे साथ बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि पहले ही स्नान में महाकुंभ की पोल खुल गई। तो इस पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो लोग कुछ नहीं कर पाए वो महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मेरे साथ बातचीत में कहा कि भगदड़ में जिन लोगों की जान गई, आज भी सरकार उनके आंकड़े नहीं बता पा रही। सीएम योगी पलटवार कर रहे हैं कि करोड़ों लोग आकर संगम में डुबकी लगाकर जा रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अखिलेश ने मेरे इंटरव्यू में यह आरोप भी लगाया कि ये लोग कुंभ के कुप्रबंधन पर सवाल उठाने वालों को सनातन और भारत विरोधी बताते हैं। सीएम योगी सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये लोग हमेशा भारत और सनातन के विरोध में ही लगे रहते हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ये डबल इंजन नहीं बल्कि डबल ब्लंडर सरकार है। तो इसके जवाब में योगी ने कहा है कि ये वही लोग हैं जो जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते रहे और अब दिखावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव के इंटरव्यू के बाद कैसे दोनों नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है, पहले वो देखिए, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। लगातार महाकुंभ पर तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं और जो पक्ष है, जो सरकार है, वो कह रही है कि आप अनर्गल प्रलाप कर। पहले ही स्नान पर उनकी पूरी पोल खुल गई। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि महाकुंभ इस बार डिजिटल होगा, ड्रोन का इस्तेमाल होगा, आने जाने वालों को कोई असुविधा नहीं होगी, लेकिन भगदड़ में जिन लोगों की जान गई वो आज भी सरकार उनके आंकड़े नहीं बता पा रही। जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। ये वही लोग हैं भारत और सनातन धर्म के विरोध में सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। सफर 2-3 घंटे में पूरा हो सकता था, उसमें 10 से 15 घंटे का वक्त लग रहा है। इनका कोई इंतजाम नहीं था, कोई तैयारी नहीं था, केवल एक चीज की तैयारी थी कि प्रचार करने के लिए लोग दुखी होकर के जा रहे हैं, स्नान करके नहीं जा पा रहे हैं, पहुंचने में जिन लोगों को तकलीफ हो रही है। पूरा प्रयागराज में हाउस अरेस्ट है लोग। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहाँ तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं
जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं आप तो चाहते हैं कि अव्यवस्था फैले और उसका मुद्दा आप उठा सकें। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बचना चाहते हैं, बहस को दूसरे हिस्से में ले जाना चाहते हैं। ये डबल इंजन सरकार नहीं है, ये डबल ब्लंडर की सरकार है। ये वही लोग हैं वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है और क्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने। कई एजेंसीज उन्होंने हायर की थी और हायर इसलिए की थी कि जिससे कि उससे अपनी इमेज को बेहतर किया जाए। ये कुंभ धार्मिक है, ये कुंभ पुण्य के लिए है, इसमें इमेज की सवाल नहीं है। अखिलेश यादव वीवीआईपी स्नान को योगी सरकार के खिलाफ मुद्दा बना रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान वीवीआईपी ट्रीटमेंट वाले पुराने पन्ने पलट रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने बीजेपी एमएलसी विनीत सिंह के वीआईपी कल्चर से जुड़ा एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। इस वीडियो में विनीत सिंह चॉपर से उतर रहे हैं, गाड़ियों के काफिले के साथ मेला क्षेत्र में एंटर कर रहे हैं। खाकी वर्दी के जवान उनकी आवभगत में लगे हैं और वो पूरे वीवीआईपी ठाट बाट के साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं, समर्थकों के साथ गपशप लड़ा रहे हैं। यानी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का पूरा फोकस कुंभ को लेकर योगी सरकार के दावों की कलई खोलने पर लगा हुआ है, क्योंकि मीडिया से लेकर लोकसभा में देश की सबसे बड़ी पंचायत के मंच तक अखिलेश यादव महाकुंभ में सरकार की नाकामियां गिनाने में जुटे हुए। आज बजट पर चर्चा के दौरान एक बार फिर लोकसभा में अखिलेश यादव ने कुंभ का मुद्दा छेड़ा, जिस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें एंटी हिंदू तक कह डाला। महाकुंभ पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। सभापति महोदय, यादव जी आप भी ठीक नहीं, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू हैं, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू हैं, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। I got the point, I got the point। नेताजी को बोलने दीजिए। वो महाकुंभ की तस्वीर, सभापति महोदय, ऐसा लग रहा है विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी जी, वो तस्वीर न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है, बल्कि तमाम वो सनातन को स्वीकार करने वाले लोग, उनको दुख पहुंचाया होगा। इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख तकलीफ परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच महाकुंभ वाली लड़ाई का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव की नजर महाकुंभ से आ रही हर उस तस्वीर, हर उस वीडियो पर टिकी हुई है जिसके जरिए योगी सरकार की नाकामी को उजागर किया जा सके। मेरे साथ बातचीत में उन्होंने ट्रेनों में हो रही मारपीट, तोड़फोड़ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में हर तरफ अव्यवस्था है, इंतजाम करने के बजाय सारा पैसा प्रचार पर खर्च किया जा रहा है। जैसे ही इस इंटरव्यू के अंश वायरल होने शुरू हुए, योगी के साथ साथ बीजेपी के बाकी नेता भी अखिलेश यादव के खिलाफ हमला करने में जुट गए। ट्रेन को लेकर अश्विनी वैष्णव लगातार कह रहे हैं कि बहुत सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है, कोई कमी नहीं है। बनारस में जो इंजन का जहाँ पर ड्राइवर चलता है वहाँ पर श्रद्धालु चले गए। सुनने में आया कि कुछ स्टेशंस बंद कर दिए गए थे प्रयागराज में, तो लोग रात भर इंतजार करते रहे, डिवाइडर में बैठे रहे। समाजवादी पार्टी के लोग सनातन पर अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति आज पवित्र संगम पर पहुंच करके पुण्य प्राप्त करना चाह रहा है। हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ है कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर, और जहां सरकार ने जिम्मेदारी ली थी कि हम 100 करोड़ की व्यवस्था कर देंगे, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुंभ से कौन सी दुश्मनी थी, सनातन से कौन सी दुश्मनी थी, दुनिया के शोधकर्ता आज भी खोज नहीं पाएंगे कि समाजवादी पार्टी का बैर कुंभ से इतना बड़ा कैसे हो गया। लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, तो कहेंगे नहीं लोग। इसको अगर कहा जाए तो नकारात्मकता है। तो भ्रांति फैल रही है कि सब जाम हो गया है, बिल्कुल कहीं कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छी व्यवस्था है।
महाकुंभ पर यह सियासी संग्राम इसीलिए तेज हुआ है क्योंकि कल माघी पूर्णिमा है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने की संभावना है। स्नान से पहले प्रयागराज और आसपास भीड़ के दृश्य दिख रहे हैं। सरकार और उसके विभाग कल के स्नान की तैयारियों में जुटे हैं, तो विपक्षी दल के नेता सरकार को पिछले हादसों से सबक लेने की सलाह दे रहे हैं। ये दृश्य देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार देर रात अधिकारियों के साथ बैठक की। माघी पूर्णिमा को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। खबर यह भी है कि सीएम योगी ने इस दौरान कुछ अधिकारियों को भीड़ और जाम वाली अव्यवस्था के लिए फटकार भी लगाई। इसके बाद उन्होंने बुधवार के स्नान को सुगम बनाने के लिए निर्देश भी दिए। कल माघी पूर्णिमा का स्नान है। इस पर्व के लिए भी हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। हमारे जो पीपा पुल हैं उनका जो संचालन है एसओपी के अनुसार वो सभी कराया जा रहा है। भीड़ को सुव्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। दरअसल कुंभ का सफल आयोजन कराना योगी सरकार के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, क्योंकि विपक्ष बद इंतजामी को मुद्दा बना रहा है। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे की राजनीति ये है कि विपक्ष की कोशिश योगी की कुशल प्रशासक वाली छवि के नैरेटिव को डैमेज करने की है, क्योंकि महाकुंभ को हथियार बनाकर योगी अपनी हिंदुत्व वाली इमेज को और चमकाना चाहते हैं। विपक्ष नहीं चाहता है कि महाकुंभ के जरिए बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड और मजबूत हो, क्योंकि इसका फायदा उसे 2027 विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। यही वजह है कि वो बार बार महाकुंभ के मिसमैनेजमेंट को मुद्दा बना रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि महाकुंभ खत्म होने के बाद भी ये मुद्दा खत्म नहीं होगा, बल्कि किसी न किसी तरीके से 2027 तक सियासी गलियारों में घूमता रहेगा। आइए अब रुख दिल्ली का करते हैं, जहां आज आम आदमी पार्टी ने उड़ते पंजाब को साधने की कोशिश की। राजधानी में हार के बाद पंजाब की मान सरकार को लेकर हलचल तेज है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से नए नए दावे किए जा रहे हैं। इन दावों के बीच आज अरविंद केजरीवाल ने कपूरथला हाउस में पंजाब के सीएम भगवंत मान, उनके मंत्रियों, पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। शुरुआत में बैठक के एजेंडे को लेकर पार्टी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के किले को मजबूत बनाए रखने के लिए पंजाब की सरकार और नेताओं को मीटिंग में मंत्र दिया है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने कहा कि मान सरकार को अगले 2 साल जमकर काम करना है। भगवंत मान सरकार को सिर्फ काम पर ही ध्यान देना है। काम के दम पर पंजाब में सरकार रिपीट करेंगे और फिर दिल्ली में आएंगे। पंजाब के लोगों के हित के लिए सरकार को हर संभव काम करना है। केजरीवाल का मैसेज क्लियर है कि दिल्ली में भले ही सरकार चले गई है, लेकिन पंजाब में सरकार बनाकर रखनी है और आगे लड़ाई लड़नी है। मीटिंग खत्म होने के बाद सीएम भगवंत मान ने मीडिया से बात की और मुस्कुराते चेहरे के साथ ये दिखाने की कोशिश की कि पंजाब में सब कुछ चंगा है, यानी ऑल इज वेल। हमारी सरकार जो है लोगों के हित में बहुत काम कर रही है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। इसको और ज़्यादा तेज करना है और अस्पतालों का कायापलट हो चुका है। हमारी पार्टी काम के नाम पे जानी जाती है। पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे, चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गाँव की हो, चाहे वो व्यापार में हो। पंजाब को एक मॉडल स्टेट बना के पूरे देश को दिखाएंगे। दिल्ली की हार से सबक लेते हुए आम आदमी पार्टी पंजाब के किले को और मजबूत करने में जुट गई है, ताकि विरोधी उसमें किसी तरह से सेंध न लगा सके। ये सारी उठापटक इसलिए हो रही है क्योंकि पंजाब कांग्रेस और बीजेपी के नेता तरह तरह के सियासी दावे कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का दावा है कि पंजाब में मिड टर्म चुनाव होंगे। बीजेपी नेता तरुण चुग का दावा है कि मान सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि पार्टी में कोई असंतोष नहीं है, कोई विधायक नहीं टूटेगा, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इसके अलावा विरोधी दल पंजाब की जनता के बीच ये भ्रम फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सूबे का मुख्यमंत्री बनने की रणनीति बना रहे हैं। उधर दिल्ली में सत्ता गंवाने से आम आदमी पार्टी का बड़ा सेटबैक लगा है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस पंजाब पर है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में हार के बाद क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार टूट की कगार पर है, जैसा कि कांग्रेस और बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है? क्या पंजाब में महाराष्ट्र और एमपी वाला सियासी खेला होने वाला है? और क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस बीजेपी एक जैसी ही पिच पर खड़े? इन सब सवालों का जवाब देती हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए।
दिल्ली में आपने सत्ता गंवाई, क्या आप पंजाब की बारी आई? मैंने भी उनसे बात की है, कोई 20-25 के करीब कह रहे हैं कि संपर्क में है। क्या पंजाब में बहुत बड़ा सियासी खेला होने वाला है? हारे दिल्ली में है बैठक पंजाब के एमएलए की। क्यों? क्योंकि सपना देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का। अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते सत्ता के बिना। पहले 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन अब सिर्फ पंजाब में सरकार बची है और पंजाब की मान सरकार को बचाना ही अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। प्रताप सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो कहा है उसने केजरीवाल से लेकर भगवंत मान तक को टेंशन में डाल दिया है। कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने दिल्ली हारते ही 2 बड़े दावे किए। पहला ये कि आपके 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और दूसरा ये कि पंजाब में अगले 2 महीने में मिड टर्म इलेक्शन होंगे। मेरा ख्याल के डरा हुआ है कि पंजाब के विधायक भाग जाएंगे और उनको पता है कि जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, इसीलिए उन्होंने जल्दी मीटिंग बुलाई के जो भी हमारे जितने विधायक उनको एक बार उनको थोड़ा कहना चाहिए कि आप स्ट्रांग रहो। बाजवा और रंधावा के दावे में कितना दम है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन दावों के बाद आम आदमी पार्टी में हलचल हुई है और राजनीति में जब भी बड़ी हलचल होती है तो आज नहीं तो कल खेला जरूर होता है। ये खेला महाराष्ट्र और एमपी में भी हो चुका है। हालांकि पंजाब के मुखिया भगवंत मान को लगता है कि ऐसा कोई खेला नहीं होगा जिससे सरकार पर संकट आए। प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, वो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं। तीसरी बार दिल्ली हार आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी आपदा की तरह है, लेकिन इसी आपदा को अब कांग्रेस और बीजेपी अवसर में बदलने का सपना देख रही है। बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल अब पंजाब में शिफ्ट होना चाहते हैं, खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सवाल है कि क्या पूरी प्लानिंग के तहत पंजाब में नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं कि दिल्ली की तरह अब पंजाब में भी उनकी सत्ता हमेशा के लिए चली कहीं नहीं जाए। जो कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, अकाली दल के लोग हैं, 2017 से पहले की कह रहे हैं कि जी अरविंद जी पंजाब में सीएम बनेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि ऐसी बयानबाजी लोगों को गुमराह करने के लिए करते रहते हैं। असली चुनौती आम आदमी पार्टी की है, जिसे पंजाब की सरकार को टूट से बचाना भी है और दोबारा सरकार बनाना भी है। अब सवाल है कि अगर आम आदमी पार्टी के 30 विधायक टूटकर कांग्रेस की तरफ चले भी गए तो क्या मान सरकार गिर जाएगी? इसको समझने के लिए पंजाब विधानसभा में पार्टियों की स्थिति पर नजर डालनी होगी। पंजाब की 117 सदस्यों वाली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास 93 सीटें हैं, यानी बहुमत के लिए 59 सीटों से कहीं ज्यादा। आपके मौजूदा विधायकों की संख्या 93 है। ऐसे में भगवंत मान सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं दिख रहा है। कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास कुल 16 विधायक हैं। शिरोमणि अकाली दल के पास 3, बीजेपी के पास 2 और बीएसपी के पास 1 विधायक है और 1 सीट खाली है। नंबर गेम में तो पंजाब सरकार सेफ नजर आ रही है, लेकिन भारत की बात के फोकस से देखें तो राजनीति में स्थितियां कभी भी पलट सकती हैं। इस देश ने पहले भी ये कई बार देखा है। हार के बाद केजरीवाल के सामने पंजाब को बचाने की चुनौती है और इसीलिए अपने इकलौते किले को बचाने के लिए आज अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को सियासी मंत्र दिया है। आप भी 12 फरवरी को महास्नान के लिए प्रयागराज जाना चाहते तो ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए जो इस वक्त मैं आपको जीटी रोड से दिखा रही हूँ। चूँकि मैं सासाराम रोहतास में मौजूद हूँ और ये जो आपको लंबी ट्रकों की कतार नज़र आ रही है, जो श्रद्धालु हैं जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए गए और अब ये जीटी रोड के रास्ते जो जहाँ से हैं वो वहाँ लौट रहे हैं, उनको 12-12 घंटे का इस ट्रैफिक जाम का, महाजाम का सामना करना पड़ रहा है। अब इसे उन्माद न कहे तो क्या कहे। ये देश श्रद्धालुओं की आस्था का पूरा सम्मान करता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ट्रेन के भीतर घुसने के लिए बोगियों के शीशे तोड़ देंगे
और जनता हाथ जोड़े आपकी आस्था के सम्मान में सिर झुका लेगी। 45 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अभी करोड़ों लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। कल माघ पूर्णिमा का महास्नान है और इस शुभ घड़ी में डुबकी लगाने के लिए यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के कोने कोने से लोग गाड़ी, बस, ट्रेन में सवार होकर प्रयागराज पहुंचने की कोशिश में हैं। और जिनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं, वो एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को भूलते हुए मर्यादा को लांघ रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन याद रखिएगा, कुंभ को लेकर रेल लाइन से लेकर सड़क तक चक्का जाम की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसके आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर आपको भी गुस्सा जरूर आया होगा। क्रोध और हैरानी के मिले जुले भाव के साथ अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखकर आप ठहर गए होंगे। जहन में सवाल आया होगा कि भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। एक पल के लिए सिर्फ सोच कर देखिए कि आप टिकट लेकर ट्रेन के भीतर अपने बच्चों और परिवार के साथ सीट पर बैठे हुए हैं और बाहर से लोग ट्रेन का शीशा सिर्फ इसलिए चकनाचूर कर देते हैं क्योंकि अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। शीशा टूटता है तो अंदर बैठी महिला चोट और दहशत से चिल्लाने लगती है। तस्वीर है ये नवादा की, किस तरह से जो लोग है वो चढ़ने के लिए आपाधापी कर रहे हैं। जो ये महिला है देखिए किस तरह से ये अपनी जान जोखिम में डाल के चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इनको पुलिस के जवान के द्वारा देखिए किस तरह से फिर भी मानने को तैयार नहीं है और ऐसे खतरे में अपनी जान को डाल कर लोग जाने की कोशिश। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आस्था का ऐसा अंधा उन्माद है जिसमें हर किसी के सिर पर सिर्फ प्रयागराज पहुंचकर डुबकी लगा लेने की सनक सवार है, फिर चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ रही है। और देखिए तस्वीर किस तरह से लोग जो है, हालांकि पुलिस बल जो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि भीड़ ही इस तरह से है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? चढ़ना मुश्किल हो रहा है, चढ़ना मुश्किल हो रहा है। नहीं जा पाए, क्या दिक्कत क्या हो रही है बताइए? चढ़ नहीं पाए। ये तस्वीरें जहाँ जनरल तो क्या एसी बोगियों में भी लोग ठूस ठूस कर भरे हुए थे। अब अगली तस्वीर पर गौर कीजिए जो बिहार के गया से आई है। स्टेशन पर महाबोधि एक्सप्रेस खड़ी है और ट्रेन में सवार होने के लिए देखिए कैसे कैसे जतन किए जा रहे हैं। कोई इमरजेंसी खिड़की से घुस रहा है तो कोई स्टंट दिखाते हुए ट्रेन में दाखिल हो रहा है। ट्रेन चल चुकी है और यात्री जान जोखिम में डालकर गेट के आखिरी छोर या यूं कहिए कि ट्रेन के बाहर तक लटके हुए हैं। महिलाएं भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, बराबरी से कुंभ पहुंचने के लिए वो भी खतरों की खिलाड़ी बनी हुई है।
बाहर स्टेशन का हाल देख लिया ना, अब आपको ट्रेन के भीतर की तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें घुसने के लिए हर किसी का दिल बेचैन है। अंदर की तस्वीर देख लीजिए, लग रहा है कि सांस लेने की भी जगह नहीं बची है। सीट नहीं मिल रहा है और यही परेशानी है, और क्या। कहाँ बैठे हुए हैं? बाथरूम तो अभी बाथरूम के किनारे हैं। और तो और जैसे ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली होती है, पूरे स्टेशन पर भगदड़ जैसा माहौल हो जाता है। दिमाग खराब होने वाली भीड़ है। अनऑथराइज लोग तो जबरदस्ती घुसे हुए हैं, भीड़ पे उठा के हम लोग अपना रिजर्वेशन सीट पर बैठ रहे हैं। सरदर्द हो गया हम लोग का। 2 महीना पहले टिकट कटाने के बावजूद कोई फायदा नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में तो कुंभ जाने वाली भीड़ ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को कुंभ जाने के लिए पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर 1 लाख की भीड़ पहुंच गई थी। देखिए, पटना जंक्शन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं जो प्रयागराज जाना चाहते हैं, कुंभ मेला में डुबकी लगाना चाहते हैं। हम बात करेंगे, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? समस्तीपुर जिला से। अच्छा, कितना देर से यहाँ बैठी हुई है? 9 बजे से। कहाँ जाना है? प्रयागराज। कुंभ में डुबकी लगाने? जी। तो ट्रेन का इंतजार कर रही हैं? जी। अच्छा, टिकट ली है? नहीं, अभी नहीं लिए हैं। कैसे लेंगे? कुंभ नहाएंगे, सब कुंभ नहा रहा है, खुशी है हम लोगों को। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है? ट्रेन में जितना आदमी रहता है तो हम लोग चढ़ ही नहीं पाते हैं। धक्का मुक्की होने लगी। कुछ परिवार के लोग अंदर घुस गए, जबकि कुछ बाहर ही छूट गए। मेरी माँ खो गई है कल रात। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, कुंभ जाना है। कुंभ जाने के लिए वो आई थे पापा के साथ, और भी गांव के 2-3 लोग थे। तो क्या हुआ कि पापा जी चढ़ गए, माँ चढ़ नहीं पाई, और लगभग बुद्ध पूर्णिमा ट्रेन। मतलब कि आपके माता पिता यहाँ आए थे कुंभ जाने के लिए, पिताजी ट्रेन में चढ़ गए और भीड़ के कारण माँ नहीं चढ़ पाई। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? हम लखीसराय प्रतापपुर गांव के। ये कब हुआ ये रात में 1 बजे। रात में 1 बजे। माता जी नहीं मिल रही हैं? नहीं, मिल नहीं रही है सर। हम 2 बजे से यहाँ आए हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। ट्रेन में चढ़ना एक अग्नि परीक्षा बन चुका है। बावजूद इसके लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है। कुंभ जाने वाली है? हाँ। कब से इंतजार कर रही है? 9 बजे से। कुंभ में तो जाना ही है, क्योंकि एक तो हमारा आस्था है, और 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है। कहाँ जाना है? हम आज से हमको जाना है, कुंभ जाना है। कुंभ जाना है? क्या हुआ, दिक्कत क्या है? दिक्कत है, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। सीतामढ़ी 2 दिन रहे, वहाँ पे नहीं पकड़ाया ट्रेन, टिकट लेने के बावजूद भी। उसके बाद आज सुबह से यहाँ है। आस्था के उन्माद की चौथी तस्वीर बिहार के नवादा से आई है, जहां एसी बोगियों के दरवाजे नहीं खुल रहे थे तो लोग दरवाजे पर मुक्के बरसाने लगे। हर खड़े लोग गाली गलौज पर उतर आए थे। हमारी रिपोर्ट को देख रहे लोग ही इस सवाल का जवाब दें कि तोड़फोड़, धक्का मुक्की और गाली गलौज के बाद माघ पूर्णिमा के दिन संगम में डुबकी लगा भी ली तो उसका क्या फायदा। रेलवे प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए गाड़ियों के टाइम टेबल में बदलाव भी किया है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि सारे अनुमान और सारी व्यवस्थाएं बौनी साबित हो रही है। नतीजा, प्रयागराज में लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। जिन्हें ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा, वो निजी वाहनों से प्रयागराज के लिए कूच कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, निजी वाहनों से निकलने वालों की हालत और ज्यादा खराब। प्रयागराज की सीमा में दाखिल होने से कई किलोमीटर पहले जाम लगा है। रीवा से लेकर रोहतास तक चक्का जाम हो रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं है। यूपी और बिहार के बीच का जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है। लगभग 30 किलोमीटर तक ये लंबा जाम इस वक्त लगा हुआ है। जहां तक नजर जाएगी बस देखते जाइए। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। तस्वीरें बिहार के रोहतास की हैं, जहां महाकुंभ के मेले में हिस्सा लेने जा रहे यात्रीगण रास्ते में ही फंसे हुए हैं। दूर तक कैमरे से आपको नजरें जहां तक जा रही होंगी, आखिर तक गाड़ियों की लंबी ही कतार नजर आ रही होगी। और ये गाड़ियां खिसक नहीं रही हैं, रेंग रही हैं धीरे धीरे। बीती रात से जो लोग काशी विश्वनाथ से दर्शन कर वाराणसी से लौटे हैं, उनको
100 किलोमीटर का रास्ता लगभग 12 घंटे में तय करना पड़ा है और आगे कितना लंबा रास्ता होगा इसकी फिलहाल कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि आगे कब तक वो अपने घर पहुंच पाएंगे। ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि कुंभ में स्नान के बाद भी घर वापस पहुंचना कितनी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बिहार के रोहतास जिले के कुदरा में हजारों बसें, गाड़ियां फंसी हुई हैं। ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों की हालत खराब है, जो वापस ना तो घर पहुंच पा रहे हैं और ना ही रास्ते में उनको जरूरी सुविधाएं मिल पा रही हैं। क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको खाना खाने में, शौचालय जाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ट्रैफिक के बीच में वो फंसी हुई हैं। इस बीच एक परिवार हमारे साथ है महाराष्ट्र के जालना से, और यहाँ अगर मैं इस परिवार से बात करूँ तो ये आप देखिए, चूँकि बड़ी बस इनके साथ है, ऐसे में सड़क पर किस तरीके से खाना बन रहा है, चूँकि ये सभी अपना इंतज़ाम करके ही आए हैं। और यहाँ आपको उपमा बनता हुआ नज़र आएगा, ये चाय बन रही है, कुछ प्याज जो है वो काटे जा रहे हैं, मिर्चियाँ यहाँ काटी जा रही है। और ये महिलाएं हैं जो कि सड़क पर ही किनारे में इस तरह प्लास्टिक बिछा करके और अपना इंतजाम खाने पीने का कर रही हैं। आप समझिए, जो इंतजाम के साथ आए थे वो तो सड़क किनारे खाना बनाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं, लेकिन जाम के बीच फंसे हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो खाना है ना पानी है और उन्हें वॉशरूम तक जाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एक्चुअली श्रद्धालु आए हैं, जितना उम्मीद भर के जो कुंभ में आएंगे अच्छा सब सिस्टम होगा, लेकिन इधर ट्रैफिक जाम है, एक 2 दिन का आर्टिफिशियल जाम, हमको लगता है आर्टिफिशियल जाम। वॉशरूम का तो प्रॉब्लम है, फिर पानी की भी प्रॉब्लम है, खाने की भी प्रॉब्लम है। हमारा जो खाना पीना का आने थे सामान खत्म हो गया, 2 दिन से यहाँ पड़ा हुए है भूखे। हाँ, कल रात से कुछ खाना नहीं खाया है। वाराणसी हम कल रात 10 बजे से आए थे, रात 10 बजे से अभी दिन में 11-12 बजे हो गया शायद। हाँ, अभी तक 50-60 किलोमीटर मूवमेंट नहीं हुआ है। बहुत परेशान हो गया हम लोग। एक जगह में गाड़ी खड़ा हुआ ना, और इधर भी कुछ सुविधा नहीं है, ढाबा की होटल कुछ नहीं है ना। हम 2 दिन से भूखे हैं और नहा भी नहीं अभी तक। क्या कुछ भी जो भी था सब खत्म हो गया। इनकी परेशानियां सुनिए, और अगर आप भी कुंभ जाने की योजना बना रहे हैं तो याद रखिए कि किस तरह की मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो देखिए, एक तरफ ट्रैफिक जाम है और इतना लंबा जाम है कि अब लोगों को जुगाड़ का सहारा लेना पड़ा है। और ये एक ट्रॉली में आपको खड़ी महिलाएं नजर आएंगी। ये परिवार ओडिशा से आ रहा है और चूंकि प्रयागराज दर्शन करके, महाकुंभ स्नान करके और काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद अब कहाँ जाना है? अभी गया जाना है हमको। गया जाना है तो क्या बस तो खराब नहीं हो गई? नहीं, बस खराब नहीं, जाम हो गया है, 35 किलोमीटर से ज्यादा जाम है। कितने बजे रात को निकले? हम लोग रात को 10 बजे निकले हैं काशी से। आप समझिए यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर रात 10 बजे से अभी हो गया 12 बज गया, मतलब 14 घंटा से ऊपर यहाँ पर हम लोग को 100 किलोमीटर भी नहीं आ पाए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें सिर्फ श्रद्धालुओं की नहीं हैं, बल्कि कई किलोमीटर उन्हें पैदल चलने से बचाने वाले उस बाइकर गैंग की हैं, जिन पर मनमाफिक पैसे वसूलने का आरोप लग रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं नए यमुना ब्रिज के एंट्री पॉइंट पर, और बड़ी संख्या में बाइक के जरिए जो श्रद्धालु हैं उन्हें एक से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। हालांकि कई लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, सिर्फ पुल पार करवाने के लिए 200, 300 रुपए और कई लोगों से 500 रुपए तक वसूल रहे हैं। आप देखिए कि कहाँ जा रहे हो भैया? नहीं कितने पैसे ले रहे हैं? 200 रुपए। 200 रुपए। आप समझिए, सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी के लिए 200 रुपए वसूले जा रहे हैं। एक बाइक पर 3 सवारियां हैं और हेलमेट जैसी बुनियादी जरूरत के पालन का तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता। जिनको एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पहुंचना है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए 4 से 6 किलोमीटर की दूरी के लिए 1000 रुपए तक लिए जा रहे हैं। 700-800 रुपए मांग रहे हैं, अब 500 की बात कर रहे हैं। 700-800? हाँ, मौके से फायदा उठा रहे हैं। 500-600 रुपए सवारी भी ले रहे हैं मोटरसाइकिल वाले। बोलिए क्या करें? हम अंजामा से आए हैं, हमें 400 रुपए लिए हैं एक आदमी। हाँ, कोई 150 मांग रहा है, कोई 200 रुपये मांग रहा है, कोई 600 रुपये मांग रहा है पुलिया पार करवाने के। ये कोई हिसाब हुआ का?
ये तरीका थोड़ी है इन लोगों का। इन लोगों ने तो मनमानी से कर रखी है अपनी। हम कितनी दूर से आए। दरअसल प्रयागराज को भयानक जाम से बचाने के लिए शहर में बाहरी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नो व्हीकल जोन का नतीजा ये हुआ कि ट्रैफिक जाम पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन प्रयागराज के तमाम लोगों ने अपनी बाइक और स्कूटी को रोजगार का साधन बना लिया है। अरे आने जाने में लोकल लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। राशन तक नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है। महाकुंभ क्षेत्र में भारी भीड़ को देखते हुए 10 तारीख तक अलग अलग जगहों पर वाहनों की नो एंट्री थी, जिस कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने 11 तारीख को ये व्यवस्थाएं ठीक करी, जिसके बाद आज 11 तारीख को प्रयागराज शहर के अंदर और बाहर दोनों तरफ यातायात सुव्यवस्थित तौर पर जारी है। प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचने के लिए प्रशासन 400 शटल बस सेवा चला रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग पैदल ही चल रहे हैं। पैदल वाली भीड़ जब घाट पर पहुंच रही है तो देखिए क्या मंजर है। ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बैठक ली है, इस मामले में दखल दिया है। वाहन पीछे जिले में ही रोक दिए जा रहे हैं। पूरे महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। माघ पूर्णिमा के स्नान से एक दिन पहले संगम के घाट की तस्वीर देख लीजिए। हर तरफ सिर्फ लोगों का रेला दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में कुछ ही घंटों के बाद माघी पूर्णिमा का स्नान शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ही जबरदस्त श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंच गया है संगम नगरी में। ये जो क्रम है बीते 3-4 दिनों से लगातार चल रहा है और लगातार जो भीड़ आ रही है वो बहुत ज्यादा है। 1 करोड़ के आसपास स्नान चल रहा है। क्या है, पब्लिक को चलने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यहाँ से वहाँ प्रॉब्लम, मतलब सही गाइडेंस नहीं हो रहा है। ज्यादा चलना पड़ा, पैदल बहुत ज्यादा चलना पड़ा। कितना लगभग चली? हम कम से कम 10 किलोमीटर आने में, अब 10 जाने में लगेगा। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है, वहां जाम जैसी समस्या समझ में आती है, लेकिन वाराणसी, अयोध्या और बिहार के कई इलाकों से भीड़ की तस्वीरें व्यवस्था पर सवाल उठाती है। अब एक बार फिर कल माघी पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज प्रशासन की एक और परीक्षा होने वाली है। उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर रहेगा। एबीपी न्यूज पर सुबह 6 बजे से माघी पूर्णिमा के स्नान पर देखिए बड़ी कवरेज। मेरे साथ फिलहाल भारत की बात में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।